हेलो गाइस, आई एम रिशु सिंह। और हम लोग बीपीएससी और बीएसएससी को मद्देनजर रखते हुए कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जो जा रहे हैं वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये हमारा संविधान के पार्ट 1 में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भाग 1। और ये हमारा फॉलो करता है अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल्स 1 to 4। चलिए आर्टिकल 1 से 4 के बीच में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। ये एग्जाम के पर्पज से है और तेजी से आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद मैं आगे बढ़ते चलूँगा। ज़्यादा डिटेल में इसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि संघ क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का समूह। अभी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि संघ का मतलब क्या होता है और परिसंघ का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है तो कैसे होता है। जैसे यहाँ बोला जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, वहीं अगर यूएसए में देखा जाए तो वहां बोला जाता है कि अमेरिका राज्यों का परिसंघ है, बोले सो फेडरेशन। परिसंघ बोले तो फेडरेशन। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि परिसंघ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, परिसंघ का मतलब, इसका भी मतलब यही होता है, राज्यों का समूह ही होता है इसका मतलब। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि संघ में जो होता है, जो राज्य होते हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अपने देश से अलग हो जाए। ये इनको अधिकार नहीं है अलग होने का। लेकिन परिसंघ में कुछ समझौतों के बाद, यानी कि स्टेट और जो देश होगा उन दोनों के बीच समझौता के आधार पर ये अलग हो सकते हैं। यही डिफरेंस होता है हमारे संघ और परिसंघ में। तो ये हमारा अनुच्छेद 1 है कि राज्यों का, भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ये तीनों आर्टिकल्स एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण या स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण और स्थापना का मतलब ये हुआ कि भारत राज्य के अंदर ही जो नए नए राज्य बनते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो राज्य बना था वो था हमारा तेलंगाना। और एक जो दूसरा राज्य बना था, मतलब कि एक स्टेट था पहले, आंध्र प्रदेश। और इस आंध्र प्रदेश को ही तोड़ के दो स्टेट बन गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिसमें आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है कि अमरावती रखा गया और इसका कैपिटल हैदराबाद ही छोड़ दिया गया। ठीक है। तो इस आर्टिकल 2 के तहत ही संसद ये कानून बनाती है और बना करके नए राज्यों का निर्माण या स्थापना करती है। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, एक नहीं दो शर्त होते हैं। पहली शर्त ये होती है कि नए राज्य का निर्माण जब किया जाएगा तो उसका जो बिल होगा वो संसद में प्रस्तुत करने के लिए जब जाएगा तो उससे पहले उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस बिल को लेकर के पहले सिफारिश करेंगे। वो राष्ट्रपति उस बिल को लेकर के पहले जिस राज्य से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बीच की बात थी, तो जैसे कि अब आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, पहला पार्ट बना हमारा तेलंगाना और सेकेंड पार्ट बना हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये दो राज्यों में बंटने से पहले ये बिल जो विधेयक होता है ये पहले विधानसभा में डिस्कशन की जाती है, उस राज्य की विधानसभा में, यानी कि आंध्र प्रदेश के राज्य की विधानसभा में पहले डिस्कशन की गई होगी। फिर वहां डिस्कशन करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति इस बिल को फिर से विचार करने के लिए उस स्टेट के लेजिस्लेचर यानी कि वहां के विधानसभा में वो भेज देते हैं। फिर वहां पे वो आंध्र प्रदेश उस बिल पे डिस्कशन करने के बाद पुनः उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करते हैं संसद में। फिर हमारा नया राज्य का निर्माण होता है। यही दो शर्तें हैं इस आर्टिकल 2 की। पहला,
आर्टिकल 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण या स्थापना कर सकती है। इसमें दो शर्त हैं। पहला शर्त है कि नए राज्य का निर्माण जिस भी बिल या विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश आवश्यक है, राष्ट्रपति से सिफारिश करवाई जाए। दूसरी, राष्ट्रपति विधेयक को विचार करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल को भेजता है, जो कि मैंने बताया कि उसको वो संसद में भेजने से पहले पहले वो उस राज्य के विधानमंडल में विचार करने के लिए भेजता है। ये दो शर्तें आर्टिकल 2 में फॉलो होती है। आर्टिकल 3 जो है वो भी हमारा रिलेटेड है। आर्टिकल 3 भी हमारा रिलेटेड है इन्हीं सब से। आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 3 कहता है मेरा अनुच्छेद 3, तो आर्टिकल 3 कहता है हमारा कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कैसे हम लोग राज्यों को डिवाइड करते हैं या नए राज्य का निर्माण करते हैं, ये आर्टिकल 2 हो गया। कैसे करते हैं ये आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 2 को ही डिफाइन किया है आर्टिकल 3 में। जैसे कि क्या क्या हो सकता है। पहली बात हो सकता है ये कि जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको छोटे छोटे राज्यों में या कई छोटे राज्यों को जोड़ करके बड़ा राज्य बनाया जा सकता है। जैसे बड़ा राज्य के बारे में देखें तो जैसे हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो आंध्र प्रदेश पहले एक राज्य हुआ करता था, इसी को दो पार्ट में हमने बांट दिया, यानी कि एक बड़े राज्य को दो छोटे राज्य में बनाया गया। ये आर्टिकल 3 के तहत ये किया जाता है। ये बटा हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करें तो पहले बिहार में झारखंड भी इंक्लूड था, लेकिन बिहार को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट बनाया गया इसका बिहार और दूसरा पार्ट इसका डिवाइड होने के बाद बना हमारा झारखंड। ये भी हमारा आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया हमारा उत्तराखंड और दूसरा हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। अभी उस उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, इसको भी बांटने की बात चल रही है। शायद इसको पूर्वांचल में और एक उत्तर प्रदेश में डिवाइड किया जाएगा। अभी तक इस पे बात ही चल रही है, कोई अभी निर्णय अभी हुआ नहीं है इस पर। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बड़े बड़े राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में और छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक बड़ा राज्य बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 में ही ये कहा जाता है किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जैसे उसका राज्य क्षेत्र हम घटा सकते हैं, उसी हिसाब से उस हम राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा भी सकते हैं। किसी भी राज्य क्षेत्र को हटाया जा सकता है, हमारे देश से निकाला जा सकता है उसको। जैसे इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे इनरी बारी केस, इनरी बेरुबारी केस आप लोग पढ़े होंगे। इनरी बेरुबारी केस एक था। इस केस में क्या था कि इनरी बेरुबारी केस में हुआ था कि इसमें 1960 में बांग्लादेश को 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 2015 में जो ये बंगाल का जो इलाका था, क्या नाम था उसका, कूच बिहार था शायद नाम, कूच बिहार या फिर खुलना बोलते थे, बिहार का ही इलाका था, कूच बिहार खुलना। तो इस इलाके को बांग्लादेश में दिया गया। लगभग लगभग 100 किलोमीटर का ये इलाका हुआ करता था और इस 100 किलोमीटर के इलाके के बराबर बांग्लादेश से 100 किलोमीटर का इलाका भारत क्षेत्र में शामिल किया गया। लेकिन ये जो है ये आर्टिकल 3 के तहत नहीं होता है। कभी भी हमें नए दूसरे देश से, मतलब कि एक्स्ट्रा लैंड हमें दूसरे देश से एक्वायर करना हो, उसके लिए दूसरा अनुच्छेद बना हुआ है, मतलब कि अलग अनुच्छेद बना हुआ है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आती है। हाँ, किसी भी राज्य के क्षेत्र को हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 3 में आता है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी कि बाउंड्री लाइन में उसके परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में मैंने दिखाया आप लोगों को। राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी हमारा आर्टिकल 3 के तहत ही आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। ये हो गया मेरा अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि एक्चुअली 2, 3 और 4 ये तीनों रिलेटेड था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो अनुच्छेद 4 जो है ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
किसी भी परिवार प्रकार का अगर आप परिवर्तन देख रहे हैं ना, उसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 यानी कि 368 के तहत किया जाता है। तो संविधान संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि 2 और 3 जो अनुच्छेद है, यानी कि 2 और 3 जो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपको परिवर्तन करनी हो तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि हम लोग देखे हैं। लेकिन इमरी बारी जो केस था, मैंने जो इमरी बारी केस का नाम लिया था, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 9वां संवैधानिक संशोधन 1960 द्वारा बांग्लादेश को कुछ जमीन दिया गया था। ये 100वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें कूच बिहार और खुलना, ये दोनों इलाके लगभग 100 किलोमीटर का क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था, और 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो है बांग्लादेश से लिया भी गया था। तो ये था हमारा इमरी बारी केस में। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 जो है उसमें किसी भी प्रकार का जो हम चेंजेस जो हम पढ़े हैं उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोग ये देख लेंगे, ये आर्टिकल 4 नंबर बताता है हमें कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश का कोई भी जमीन अगर किसी दूसरे देश को देना हो, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। हमारे देश का कोई भी जमीन अगर दूसरे देश को देना हो या किसी अन्य जमीन को हमें अधिग्रहित करना हो या फिर अधिकृत करना हो, तो उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत हम लोग संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। ये हमारे आर्टिकल 4 है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़े थे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमारे राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये उठता है प्रश्न कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैसे था। तो अगर देखा जाए स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता हमें कब मिली थी, तो स्वतंत्रता हमें कब मिली थी कोई बताएगा? एग्जैक्टली स्वतंत्रता हमें मिली थी 1947 के समय में। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया गया था। हमारा देश बटा किसमें था? पहला हमारा देश बटा था भारत, मतलब भारत तो था ही पूरा, लेकिन एक को भारत नाम दे दिया गया और एक को नाम दिया गया पाकिस्तान। और फिर इस पाकिस्तान को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम लोग नहीं किए, हम लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। तो इसके पहले पार्ट को बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान और इसके दूसरे पार्ट को बनाया गया पश्चिमी पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांटा गया, ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इसके क्षेत्र कैसे कैसे निर्धारित किए गए, तो अगर देखा जाए तो पूरा जो इसका एरिया था ना, जो इसका क्षेत्र निर्धारण था, वो क्षेत्र का निर्धारण हम लोग किए थे ऐसे। पहला हमारा था ब्रिटिश अधीन कुछ क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के कब्जे में थे। ठीक है, तो पहला हो गया मेरा ब्रिटिश अधीन क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र थे जो दूसरे नंबर पे थे, वो थे हमारे विदेशी शक्ति के अधीन। विदेशी शक्ति तो ब्रिटिश भी था, लेकिन ब्रिटिश हमारे लगभग पूरे देश पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। विदेशी शक्ति के अधीन के क्षेत्र का मतलब हुआ कि यहाँ फ्रांस का भी कुछ इलाका रह गया था, तो जो हमारे फ्रेंच जो इलाके थे वो, इसके अलावा पुर्तगाल का भी कुछ इलाका रह गया था, तो पुर्तगालियों का इलाका। तो यहाँ 2 क्षेत्र ये मिल जाते हैं, फ्रांस और पुर्तगाल का, ये भी हमारे क्षेत्र थे, विदेशी शक्तियों ने उस पर कब्जा कर रखा था। और कुछ थे हमारे स्वतंत्र क्षेत्र थे। जो स्वतंत्र क्षेत्र थे वो छोटे छोटे क्षेत्र थे जो राजा महाराजाओं के अंतर्गत आया करते थे। तो इन स्वतंत्र क्षेत्र में अगर हम देखें, इस स्वतंत्र क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगभग 600 प्लस रियासतें थी इस स्वतंत्र क्षेत्र में। जो रियासत थी वो 600 प्लस थी। ठीक है, लगभग 600 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासत थी, तो अच्छा 600 प्लस रियासतें थी, बहुत छोटे छोटे इलाके थे, तो इनको हम लोग अगर देखने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो और वैसे भी एग्जाम में ये पूछता नहीं है कौन कौन से इलाके थी। तो हम देखते हैं कि भारत में क्या इनको, इन छोटे छोटे रियासतों को क्या कहा गया। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिश अधीन जो क्षेत्र थे ये तो 2 पार्ट में बट गया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया हम लोगों ने, भारत और
पाकिस्तान में मैंने बांट दिया। मैंने नहीं बांटा, लॉर्ड माउंटबेटन ने बांटा। हमको मत बोल देना कि सर ने बांट दिया था, मैंने नहीं बांटा था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फ्रेंच और पुर्तगालीज, इन लोगों का इलाका इन लोगों के पास सिक्योर था, ये बाद में जाकर के हमें मिलता है, ठीक है। जो स्वतंत्र रियासतें थी जो 600 थी, 600 थी, उसमें कुछ इलाके थे जिसमें इन लोगों को ये कहा गया कि आपकी मर्जी, आपको जहां जाना है, आप चाहे तो भारत में मिल जाइए, आप चाहे तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप लोग चाहें तो आप लोग स्वतंत्र रह सकते हैं। इन लोगों को स्वतंत्र रहने की भी ये दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी कि आप लोग चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र एक देश मान सकते हैं। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 600 प्लस जो रियासतें थी, आई थिंक 552 के आसपास था, ये 600 नहीं था, आई थिंक 552 था। ये कंफर्म नहीं हूं मैं कि था कितना, ये रियासत 600 था कि 552 था, नॉट कंफर्म्ड येट। तो वो पूछना नहीं है, वैसे भी इतना ध्यान रखने की रियासतों को ये छूट दिया गया था कि भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या फिर स्वतंत्र रहिए। लेकिन ये अगर हम देखें, ये 552 जो रियासत हुआ, देसी रियासतें थी जो कि छोटे छोटे राजाओं के कब्जे में थी, ये छोटी रियासत का क्या हुआ? तो ये छोटी रियासतों में जो हमारे 559 रियासतें थी, ये भारत में शामिल हो गई। 545 रियासत भारत में शामिल हो गई। कुछ रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं हुई या फिर नहीं होना चाहती थी, ये बोल सकते हैं, ये भारत में शामिल हो गई, ठीक है। कुछ रियासतें थी जो कि हम लोगों के देश में शामिल नहीं होने चाहती थी। ये रियासतें सोचती थी कि हमें क्या रहना है, स्वतंत्र रहना है, हमें एक अलग देश बनाना है। स्वतंत्र रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी। इनमें कौन कौन से थे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इसमें कौन कौन से थे। इसमें हमारे जूनागढ़ था, जूनागढ़ गुजरात वाला। इसके अलावा हैदराबाद था, हैदराबाद का भी निजाम पूरा एकदम छान पगहा तोड़े हुए था कि नहीं, हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम अलग देश बनेंगे। और एक था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। ये तीनों रियासतें जो थी भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। ये तीन रियासत भारत में शामिल नहीं हुई। अब देखिए इसमें क्या फंडा क्या था एक्चुअल में। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जूनागढ़ जो था, तो जूनागढ़ में जो राजा थे वो तो मुस्लिम थे। जूनागढ़ के राजा, जूनागढ़ के जो राजा थे वो थे मुस्लिम। अब मैं यहाँ मुस्लिम हिंदू कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक फैक्ट दे रहा हूँ कि कैसे कैसे ये हम लोगों ने इसको अपने देश में शामिल किया, किन किन परिस्थितियों में हमारे साथ ये छोटे छोटे रियासत हमारे साथ जुड़े, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो राजा थे जो, वो यहाँ के मुस्लिम थे। हैदराबाद के जो राजा थे वो भी हमारे निजाम साहब थे, मुस्लिम थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो थे हिंदू, हरि सिंह, ठीक है ना, गुलाब सिंह, हरि सिंह, ये लोग हिंदू थे। हरि सिंह ही थे, गुलाब सिंह के बेटा थे। अब हम देखते हैं कि प्रजा कैसे चली। तो यहाँ की जो जूनागढ़ की जो प्रजा थी ना, ये प्रजा एक्चुअल में हिंदू थी। अब यहाँ आके मात खा जा रहा था। यहाँ की प्रजा हिंदू, शासक मुस्लिम, बोल रहा है हम हिंदुस्तान में शामिल नहीं होंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। यही हैदराबाद का देखे तो यहाँ पे भी हमारा जो राजा था वो मुस्लिम था, निजाम। और यहाँ के भी लोग जो थे हिंदू बहुलक थे, हिंदू बहुसंख्यक था यहाँ पे। यहाँ भी बात आके फंस जा रही थी। और यहाँ पे जो था ना, कि उल्टा हो गया था, राजा हिंदू था लेकिन बहुलक यहाँ पे मुस्लिम हुआ करते थे उस समय, जब हम लोग देश को डिवाइड, हम लोग नहीं, माउंटबेटन साहब इसको डिवाइड कर रहे थे, तब की बात है ये। वैसे अगर देखा जाए तो कश्मीर जो है वो शोध वहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। जो ऋषि लोग हुआ करते थे वो हिमालय की गोद में बैठ के शोध किया करते थे, और ऋषि कश्यप के नाम पे ही ये जम्मू कश्मीर बसा था। तो वो बात की बात है, वो एंशियंट में देखा जाएगा। अभी हम लोग हैं सिविक्स पे, तो हम लोग सिविक्स में ही रहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह देख लिए हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फिर इसमें हम लोग 4 के बाद 5 से फिर हम लोग सिटीजनशिप है 5 to 11, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, ये राजा प्रजा हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ कि जनमत जनता जो थी, उनका जो था कि पूरा एकदम था कि हम लोग को भारत में शामिल होना था। इसका था
ये जनमत था कि भारत में शामिल होंगे। जनमत यानी कि जनता का मत, जनमत था ये, ठीक है, कि भारत में जाएंगे। जूनागढ़ के बारे में बोल रहा हूँ मैं। फिर हैदराबाद पे चलेंगे तो यहाँ पे तो पूछिए मत, निजाम बहुत हठी था। तो हमारे जो क्या नाम था, सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उस बंदे ने, उस महापुरुष ने यहाँ पे पुलिस कार्रवाई की, और पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे इंडिया में शामिल किया गया। यहाँ पे जनमत करवाया गया था, यानी कि वोटिंग करा करके उसके द्वारा, हिंदू बहुलक थी तो हिंदू लोगों ने भारत में मिलने का राजी हो गया। इधर निजाम मान नहीं रहा था, तो इधर निजाम को मनाने के लिए पुलिस करवाई, आर्मी वार्मी उतारी गई, और उतार करके इसको एक्वायर किया गया, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको जोड़ा गया। वहीं अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में थे हमारे हरि सिंह, राजा थे। और उस समय जो पाकिस्तानी जो सेना थी, वो लोग इस पे चढ़ाई कर दिए थे, कुछ इसके इलाके भी हड़प लिए थे। तो ये पूर्ण रूप से चाहता था कि हम भारत में, अब जो बचे हुए इलाके हैं उसको लेके हम भारत में मिल जाए, ठीक है। तो भारत में ये मिला, पूरे पेपर के साथ, पेपर लाया, साइन हुआ, सिग्नेचर किया गया, फिर इस जमीन को एक्वायर किया गया 368 के द्वारा संशोधन करके, हरि सिंह ने भारत को सौंप दिया। लेकिन पाकिस्तान लगातार, अभी वो बसा नहीं था, अभी तुरंत तुरंत भी उसका भी अभी नया नया कंट्री बना था, तो अभी स्टेबल भी नहीं हुआ था, हमला कर दिया। और हमला करने के बाद कुछ एरिया और एक्वायर कर दिया। उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे पीएम, नेहरू जी हुआ करते थे पीएम। नेहरू साहब क्या किए कि नेहरू साहब इस मुद्दे को उठा करके लेके चले गए यूएनओ में, जो आज तक फंसा हुआ है यूएनओ में। तो जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसमें पीओके वाला इलाका, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम इसको पीओके नहीं कहते हैं, हम इसको आईओके कहते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो इंडिया का ही है, ठीक है ना। उसे जबरदस्ती पीओके कर दिया गया है, वो इंडिया का हिस्सा है, हम लोग आज नहीं तो कल उसे लेंगे। तो ये हिस्सा उन्होंने ले लिया, और वो लोग भी लगातार दावा करते हैं कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है ये पाकिस्तान का है, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे बलूचिस्तान वाले हमेशा उनके खिलाफ ही गए रहते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम और क्या देखते हैं, तो ऐसे बना हमारे देश, जो है ऐसे हमारे देश को बांट दिया गया। जब आया हमारा 1948, 47 में हमें आज़ादी मिल गई। 1948 में क्या हुआ कि भारत के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को चार भागों में डिवाइड किया गया। अब कौन कौन से चार भाग डिवाइड हुआ, इसको चार भागों में जो डिवीजन किया गया था, उसमें पहला पार्ट था बड़े ब्रिटिश ब्रिटिश राज्य थे, जिसमें 216 रियासतें थी, 216 ब्रिटिश रियासतें, जिसको हम लोगों ने भारत में मिलाया था, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा छोटे ब्रिटिश रियासत, छोटे ब्रिटिश रियासत, छोटे ब्रिटिश लिख देता हूं मैं, समझ जाएंगे हम लोग, छोटे ब्रिटिश रियासत, ठीक है। इसके अलावा आता है क्या, इसके अलावा आता है छोटे छोटे राज्य और रियासत। ये जो है स्वतंत्र थे, ये ब्रिटिश के अंडर में नहीं था, ये छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, राजा राजा यहाँ हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक बच जाता है हमारा द्वीप क्षेत्र, जिसमें अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, ये हो गया हमारा द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। और भी बहुत सारे अर्जित क्षेत्र हुआ करते थे इसमें, द्वीपीय में बहुत सारे क्षेत्र हम लोग अर्जित कर चुके थे, वो सारे अर्जित क्षेत्र इसमें इंक्लूड था, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जब 1948 में चार भागों में हमने डिवाइड किया, तो 2216 जो मैंने ब्रिटिश रियासतें दिखाया है, यहाँ से जो राज्य बने, उसमें जो राज्य बना, तो उसमें राज्य बनता है असम, बिहार, बिहार के बाद मध्य प्रांत, ये क्रम नहीं है, मतलब कि उन 216 ब्रिटिश रियासतों को लेकर के ये राज्य बनाए गए थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। मध्य प्रांत, मद्रास, फिर उड़ीसा,
पंजाब, पंजाब के बाद संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी, संयुक्त प्रांत के बाद पश्चिम बंगाल भी था इसमें। ठीक है, अब इसे सीरियल नंबर बैठा लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, छोटे ब्रिटिश रियासत बने, इसमें हमारे हैदराबाद आ जाता है, जम्मू कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, फिर इसके बाद से मैसूर, इसमें आता है हमारा पेप्सू एक आता है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि पेप्सू क्या होता है। पेप्सू राज्य था, राज्यों का समूह था, इसमें हमारा पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन आता है। ठीक है, पी से पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये फुल फॉर्म था इसका। ठीक है, ये पेप्सू राज्य आ गया। फिर राजस्थान, फिर सौराष्ट्र, फिर त्रावणकोर, कोचिंग वगैरह इसमें शामिल हो जाता है। छोटे छोटे राज्य जो 61 थे उनसे मिलकर बनता है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार जो हम लोगों ने इलाका लिया था वहां से। ठीक है, पूर्व दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारा हमारा छोटे छोटे रियासतों में शामिल हो गए। ठीक है, तो ये रियासतें हम लोगों की बनी, इन सबको मिला करके हमारा देश बनाया गया। ठीक है, इसके बाद से हमारा बना कि जो मूल संविधान हमारा था, उस मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो अभी हम लोगों ने देखा, तो जो ब्रिटिश राज्य थे वो 216 थे, उनको बांट के बनाया गया था, नौ नौ राज्य में बने ये ब्रिटिश राज्य। जो ब्रिटिश क्षेत्र जो एक्वायर हुआ था ना, इसमें 9 लोग थे, ये नौ नौ राज्य थे, 9 राज्य बनाए गए 216 को मिला के। और ये छोटे छोटे ब्रिटिश थे 275 थे, 275, तो यहाँ से बना हमारा 8 राज्य, और छोटे छोटे राज्यों को मिला करके 10 राज्य बना। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 + 8 18, 18 + 9 18 + 9 27। तो टोटल राज्य कितने हो गए? जब हमारा देश बना था तो हमारे देश के मूल संविधान में टोटल 27 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, राज्यों का गठन का आधार क्या होगा, ये एक कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, जो बनाया गया था एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी या एसके धर आयोग हम लोग बोलते हैं। तो एसके धर आयोग ने बताया था कि राज्यों का गठन का आधार क्या होगा। ठीक है, तो बताया गया था कि भाषा के आधार पे हमारे देशों को बांटा जाएगा। 27 नवंबर 1947 को अध्यक्ष यही एसधर थे, एसके धर थे। इसमें सदस्य में अगर देखा जाए तो जगत नारायण लाल था, इसमें ये अध्यक्ष हो गए। इसके धर कमेटी नाम ही है तो ये अध्यक्ष होंगे, पक्का है। इसके अलावा 2 लोग और थे इसमें, एक थे हमारे जगत नारायण लाल, और एक बंदा और था, उसका नाम था पन्ना लाल। ये रिटायर्ड आईएएस थे पन्ना लाल। अंग्रेजों जब अंग्रेज का शासन था तो वहां पे ये आईएएस का काम करते थे, रिटायर्ड थे, रिटायर्ड आईएएस थे। तो ये 2 लोग और एक एसके धर, ये 3 लोग, एसके धर तो अध्यक्ष ही हो गए। तो ये 3 लोगों ने मिलकर भाषा के आधार पर राज्यों को कैसे बांटा जाएगा, ये निर्णय लिया था इन्होंने। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया ना, एसके धर आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसमें बोला गया कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय वित्तीय विकास जो होगा, इन तीनों को देखा जाएगा। पहले पहले तो कौन कौन सा देखा जाएगा? पहला बोला प्रशासनिक, दूसरा बोला भौगोलिक, तीसरा बोला वित्तीय, और नेक्स्ट बोला हमारा विकास देखा जाएगा। इन 4 पॉइंट को देख करके हम लोग नए नए जो राज्य बने हैं या बनने वाले थे, उन राज्यों का गठन करेंगे। ये हमारे एसके धर साहब ने कहा था, राज्यों का गठन ऐसे ही होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो आयोग बना, आयोग से पहले एक कमेटी बनी थी, ये कमेटी था हमारा जेवीपी कमेटी, JVP। जे से हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया हमारा वल्लभ भाई पटेल,
और पी से हो गया पटाभी सीतारमैया, गांधी जी के फेवरेट थी। ठीक है, तो जेबीपी कमेटी का जो रिपोर्ट बना, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया था, उस रिपोर्ट के अनुसार किया कहा गया कि राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं होगा, प्रशासन होगा। क्या होगा? प्रशासन होगा, ये कहा गया था। और इसी रिपोर्ट के विरोध में, जेबीपी रिपोर्ट के विरोध में, ये भाषा को नहीं मान रहा था, भाषा नहीं होगा, जेबीपी रिपोर्ट कह रहा था। तो इसी के अपोज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित साउथ में नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू। और यही हमारे पोट्टी श्री रामलू साहब भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मांग करने लगे। ठीक है, तो पोट्टी श्री रामलू जब भूख हड़ताल पर बैठे थे, यही कि 15 दिसंबर 1952 था, 15 दिसंबर 1952 को ये भूख हड़ताल पे बैठे थे। और इतने दिनों तक, लगभग लगभग 56 दिन तक बैठे थे। और 56 दिनों तक बैठने के बाद अनशन पे ही, भूख के कारण भूख हड़ताल किए थे, इनकी मृत्यु हो गई, पोट्टी से रामलू की। और वही 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से एक अलग राज्य का गठन किया जाता है, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। यानी ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया, वो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य था। ये याद रखना है, इसीलिए ये कहानी इतना मैंने सुनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश काल में भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य गठित हुए। 1912 में ही अगर देखा जाए, अगर आज़ादी के बाद पूछे तो आंध्र प्रदेश, आज़ादी से पहले ही अगर देखा जाए तो भाषा के आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम को बांटा गया था। ठीक है, असम में आसमीज या फिर बंगाली बोलते थे, उड़ीसा में हमारे उड़िया लैंग्वेज बोला जाता था, और बिहार में भोजपुरी। इसके आधार पर इन्होंने डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आधे घंटे से ऊपर होने जा रहे हैं, तो अच्छा इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पोट्टी श्री रामलू जी भूख हड़ताल पे बैठ के और भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य जो बना था, वो बना दिया इन्होंने, आंध्र प्रदेश बनवा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये मर गए, इनकी मृत्यु हो गई, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, तो राज्य का पुनर्गठन आयोग बैठाया गया, जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। नाम सुना होगा आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो। ये फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, पूरा एक टॉपिक आज खत्म कर लेंगे हम लोग आधे 1 घंटे में। तो ये हो गया, मैं आधा घंटा तो नहीं, आधा घंटा से ऊपर ही जा रहा है, आधे घंटे से ऊपर ही हो जाएगा। तो फजल अली आयोग हो गया। अध्यक्ष कौन था? तो ऑब्वियस सी बात है, जो नाम है आयोग का, वो अध्यक्ष के नाम पे ही रखा जाता था। मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, मैक्सिमम रखा जाता था। तो इसके अध्यक्ष हो गए हमारे फजल अली। ठीक है, क्योंकि यही आयोग का नाम है, फजल अली आयोग, तो फजल अली ये हो गए, अध्यक्ष हो गए। 2 मेंबर इसके और थे, एक थे हमारे के.एम. पडिक्कर, और एक मेंबर और थे जिसका नाम था एच.एन. कंजूरुंग, एच.एन. कुंजरू। ठीक है, ये 2 लोग थे। इनका रिपोर्ट आया कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जाके सुधार किया। वो श्री रामलू जो पोट्टी श्री रामलू थे, उन्होंने की जब मृत्यु हो गई, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, तो इन्होंने सुधार किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, अली फजल आयोग बना जब, इन्होंने सुधार किया था कि भाषा के साथ साथ, मतलब भाषा इंक्लूड किया गया, उसके साथ साथ संस्कृति, प्रशासन, व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा को राज्य पुनर्गठन का आधार मानता है ये। यानी कि इससे पहले जो हमारे आयोग से पहले हमारा ये बना था, जेबीपी कमेटी बना था, और जेबीपी कमेटी के बाद आयोग बना था। तो ये दोनों जो है भाषा को नहीं इंक्लूड किए थे। वही जेबीपी कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और ये थे हमारे गांधी जी के फेवरेट पटाभी सीतारमैया, इन तीनों लोगों ने जब ये कमेटी बना करके कहा कि भाषा आधार नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य का, तो इसी के विरोध में पोट्टी श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठते हैं। और 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और वही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है भाषा के आधार पर। ठीक है,
और राज्यों का पुनर्गठन आयोग फिर बैठाया जाता है। अब वो होता है हमारा फजल अली आयोग। उस फजल अली आयोग में अध्यक्ष होते हैं फजल अली। 2 मेंबर इसमें होते हैं, के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू। यहाँ पे रिपोर्ट में बोला जाता है कि इसमें भाषा इंक्लूड किया जाएगा, भाषा आ जाती है इसमें। ठीक है, भाषा के साथ साथ बोला जाता है कि संस्कृति भी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग ट्रेडिशन भी है। हर कदम कदम पे यहाँ ट्रेडिशन बदलते रहते हैं, तो संस्कृति भी इसके आधार मानी गई। इसके अलावा प्रशासन व्यवस्था भी देखा गया कि प्रशासन व्यवस्था भी रहेगा। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र भी देखा गया, यानी कि कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे पठारी इलाका है, कहीं पे मैदानी इलाका है, वो भी बेस रहेगा हमारे राज्यों के गठन का। और दूसरा इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी देखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ही देशों की बटाई जो होती बटैया होगी, मतलब बांटा जाएगा, वो किया जाएगा। इसमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसको रखा गया। इन सबको बेस मान करके अली फजल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1 नवंबर 1 नवंबर 1956, डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन यानी कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 14 राज्य बनाए गए। 14 राज्य और यूटी जो थे यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड यूनियन टेरेटरी, वो 6 बनाए गए। ठीक है, तो ये कब बने? 1 नवंबर 1956 को इनका गठन होता है। जो राज्य थे उन राज्यों में, अब नाम तो मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ जो जितना मुझे याद है। तो पहला राज्य हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, देखें हम लोग भाषा के आधार पे। आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर बिहार, फिर बम्बई। अभी मुंबई हो गई, उस समय बम्बई थी। फिर जम्मू कश्मीर, फिर नीचे चले जाएंगे केरल, फिर मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, फिर इधर मद्रास, मद्रास अभी तमिलनाडु हो गया है। मद्रास, कर्नाटका, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। कितना हो गया? 12 हो गए ना। फिर उत्तर प्रदेश भी था और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये टोटल 14 राज्य हमारे थे। ठीक है, और यूटी के बारे में देखें तो यूटी हमारा देख लीजिए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी यूटी हुआ करता था उस समय, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप मिनिकाय, और क्या था उसमें, अमीन द्वीप था। ठीक है, ये मतलब कि जो लक्षद्वीप और मिनिका और अमीन द्वीप जो है, ये सब हमारा लक्षद्वीप में ही आ जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी टोटल ये 6 हमारे यूटी हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं को मिला करके 1956 में भारत के क्षेत्र बनाए गए थे। 14 राज्य, 6 यूटी। 1956 से 2022 तक आते आते राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो थे उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। संशोधन करके अलग अलग राज्य बनाए गए हैं, जिसमें कि हमारा अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पूछा जाता है हमारा गोवा का। तो गोवा हमारा जो था वो पुर्तगाली के अधीन था, तो पुर्तगालियों के अधीन था गोवा। गोवा हमने बताया, मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी के अधीन थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अलावा। तो ये हो गया गोवा। गोवा के अलावा हमारा था पुडुचेरी, उस समय था हमारा पांडिचेरी, अभी पुडुचेरी है। ठीक है, ये पुडुचेरी। इसके अलावा हमारा कराईकल, माहे, यमन, ये सब पुडुचेरी का ही क्षेत्र है। कराईकल, माहे और यमन, ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र थे हमारे फ्रांस के कब्जे में, और ये क्षेत्र था हमारा पुर्तगाली के कब्जे में, पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, तो गोवा और दमन द्वीप ये दोनों पुर्तगाली के अधीन थे, तो इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय, ये पूछा जाता है। ऑपरेशन विजय चलाया गया, मारपीट हुआ, बंदूक बंदूक लेकर पूरा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन विजय के तहत उस पूरे इलाके को हम लोग ने एक्वायर कर लिया और भारत में शामिल कर लिया। पुडुचेरी था, ये 14वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वो राज्य जो हमारे पुर्तगाली और हमारे फ्रांसीसियों के कब्जे में हुआ करते थे। एक हमारा था सिक्किम राज्य, ये बहुत बाद में जाके जुड़ा है संवैधानिक संशोधन, 36वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 36 संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ था 36वां? 1974 में, नहीं 1975 में हुआ था। 1975 में हमारा 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारे सिक्किम को शामिल किया गया। ठीक है, सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, इसको शामिल किया गया था
तो पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा इसको नहीं दिया गया था, बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और हाल ही में जो हमारे डिवाइड हुए हैं वो हमारे थे तेलंगाना थे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था आर्टिकल 3 में। तो तेलंगाना हमारा 2014 में जो था आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये ठीक है, 2 जून 2014, याद रहे, 2 जून 2014 में, क्योंकि हाल ही में ये बटा है। और इससे भी हाल ही में हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये सबको याद होगा। 370 आर्टिकल 2019 जब 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका हुआ करता था, इन दोनों को, दोनों से 370 हटा करके और इनको यूटी बनाया गया था। वो 31 क्या था, अक्टूबर, हाँ 31 अक्टूबर का दिन था वो, जब ये हुआ था, ठीक है, मुझे आज भी याद है वो दिन। और फिर हाल ही में जो हुआ है, बहुत ही रिसेंटली जो हुआ है, ये भी ध्यान देने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2020 में हमारा दमन दीव 2020 में हमारा दमन दीव और दादरा नागर हवेली, ये दोनों जो था, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, इन दोनों यूटी को, और इन दोनों को मिला करके 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को इनको मिलाया गया, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इनको दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना, और जिसकी राजधानी बनी हमारी दमन, ठीक है। तो ये था हमारा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और आज मैं एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है कि यूएनओ में सदस्य के रूप में अपने देश का नाम क्या है। अपने देश का नाम मतलब कि अपना देश जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इस देश का नाम यूएनओ के सदस्य के रूप में क्या है, क्योंकि हमारा देश भी यूएनओ का सदस्य है, तो हमें यही बताना होगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ओके, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। और हम लोग अगले सेशन में, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच का डिस्कशन चलेगा, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट 2। इसके बाद से पार्ट 3 चलेगा हमारा मौलिक अधिकार, बोले तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो हमारे 12 से शुरू होगा 35 तक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।